इस वीडियो का पहला कि किसकी कमी से दोस्तों किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है, यानी कि बांझपन हो जाता है, यानी कि बच्चे का न होना बंध्यत्व कहलाता है या बांझपन कहलाता है। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण ही कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है, यानी कि बांझपन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पालक पर्ण में भारी भारी मात्रा में क्या होता है। तो पालक पर्ण में यानी कि उसके पालक के पत्ते में जो होता है वो भारी मात्रा में लौह होता है, यानी कि आयरन की प्रचुर मात्रा पालक में पाई जाती है। अगर किसी को खून की कमी हो रही है दोस्तों, एनीमिया वगैरह हो रहा है, तो उसको पालक अवश्य खिलाना चाहिए, ताकि उसके जो लौह है यानी आयरन की बॉडी में जो है आपूर्ति बढ़े, और खून में आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो एनीमिया स्वतः ही दूर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सरलता पूर्वक पाच्य स्रोत माना जाता है। तो देखिए प्रोटीन क्या होता है कि लीवर के लिए थोड़ा सा उसको ना पचने में दिक्कत होती है। प्रोटीन को पचाने में लीवर को काफी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसका जो सरलता पूर्वक पाच्य स्रोत है प्रोटीन का वो दाल है। दाल है जो थोड़ा सा आराम से पच जाता है और उसमें प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए दाल का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, पहले के लोग कहते थे कि दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए। इसका मतलब है कि दाल जो है प्रोटीन का स्रोत तो है ही, और वो सुपाच्य भी होता है। जनरली प्रोटीन सुपाच्य उतना नहीं होता है। ठीक है, तो दालें क्या है, प्रोटीन का सरलता पूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल में विलय विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन सी जो है वो जल में क्या है, घुलनशील है। और एडीई के जो होता है वो क्या होता है, फैट में भी सोल्यूबल होता है, और ये विटामिन सी जो है वो जल में विलय है। ठीक है, जल में विलय है, जल में घुलनशील है, जल में वह घुल जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। तो लैक्टोबैसिलस इसका सही जवाब है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दही का को जमाने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। और यह अनेकों बार पूछे गए प्रश्न है कि लैक्टोबैसिलस जो है वो दही बनाने में हमारी मदद करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन ई की कमी से होता है कौन सा रोग। तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि बांझपन या जो बंध्यता है क्या होता है कि वो रोग जो होता है वो विटामिन ई की कमी से ही होता है, यानी कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई की कमी यदि हो जाए तो जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी कि एनीमिया होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आपको लोहा बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है दोस्तों कि लोहे की कमी यानी आयरन की कमी से क्या होता है बॉडी में और खून की कमी हो जाती है। चूंकि ये जो आयरन होता है वो ब्लड के फॉर्मेशन में काफी हेल्पफुल होता है, और यदि ब्लड में आयरन की कमी हो जाए तो क्या होता है, खून की कमी धीरे धीरे होने लगती है, जो कि काफी घातक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है। तो शारीरिक विकास में प्रोटीन मदद करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, शारीरिक विकास में कौन मदद करता है, प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा मदद करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है। यानी खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की अगर 2 बूंद डाला जाए तो नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो डैश की उपस्थिति को दर्शाने की, स्टार्च की उपस्थिति को। और यह प्रश्न दोस्तों काफी बार पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ को टेस्टिंग भी आयोडीन ही डाल के किया जाता है, नीला काला रंग प्राप्त होता है, तो यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, तो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है कि यदि खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डाला जाए तो वो नीला काला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है। तो लैक्टिक एसिड की उपस्थिति से क्या होता है, दही, लैक्टिक एसिड की उपस्थिति से दही खट्टा होता है। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति से ही क्या होता है, दही खट्टा होता है। आगे बढ़ते हैं कि दूध का घनत्व मापा जाता है किसके द्वारा। तो लैक्टोमीटर, आप देखते होंगे कि जो ग्वारिया आता है गांव घर में दूध नापने, तो उनके पास भी क्या रहता है, ग्वाले के पास लैक्टोमीटर नाम का एक यंत्र होता है, जो कि दूध को क्या होते हैं उनकी शुद्धता की वो जांच करते हैं कि, तो वास्तव में वह उनका जो है डेंसिटी मापते हैं दूध का लैक्टोमीटर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनमें से सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो
मटर से, आलू से, अंडा से और नींबू से। तो आलू से, क्योंकि आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, इसी से हमें ऊर्जा, और ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में इनटेक करते हैं बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही सबसे ज्यादा हम ऊर्जा उपभोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सुक्रोज की डैश का एक सामान्य नाम है। तो साधारण चीनी का जो नाम क्या है, साधारण चीनी जो हम लोग खाते हैं उसका नाम सुक्रोज ही है। उसका नाम दोस्तों क्या है, सुक्रोज ही है। ठीक है। इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। ठीक है। कौन मानव शरीर के लिए ईंधन यानी कि फ्यूल का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा हमारे शरीर को जो ईंधन की आपूर्ति करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। और वैसे भी भोजन में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा हमारे किसकी मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट। चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इस सब में क्या होता है, आलू खाते हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही इन सब में होता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई मीठा चपाती कुछ देर के लिए चबाता है, यदि कोई मीठा चपाती कुछ देर के लिए चबाता है तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है। क्योंकि, तो क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा में बदल जाता है। मुंह में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा चपाती वगैरह खाने पर क्या होता है, थोड़ा सा मीठे स्वाद का एहसास होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, शर्करा में बदल जाता है। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यकृत का कार्य है, यकृत का दोस्तों क्या कार्य है, यकृत का दोस्तों, लीवर का क्या कार्य है कि ग्लाइकोजन को के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना, यानी कि ग्लूकोज को क्या करता है, इकट्ठा करता है। फिर से एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ग्लूकोज कहाँ पर जमा होता है, तो यकृत में जाके क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज वहीं पर जमा होता है, कहाँ, यकृत में। ठीक है। अगला बढ़ते हैं, आप श्वसन तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको भी देख लेते हैं हम लोग कि श्वसन तंत्र, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है। ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि श्लेष्म झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, यानी कि श्लेष्म झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। श्लेष्म झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है। जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित है। ठीक है। तो फेफड़ा किससे संबंधित है, ऑक्सीजन से संबंधित है। ठीक है। फेफड़ा किससे संबंधित है, ऑक्सीजन से संबंधित है। जैसे कि हार्ट क्या है, रुधिर को पंप करता है, तो फेफड़ा किसको, ऑक्सीजन को आगे बढ़ाता है। ठीक है। जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं उसको क्या करता है, वो ब्लड के साथ मिक्स करके ऑक्सीजनेटेड करने के काम आता है। तो फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतया स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स कहा जाता है, तो लैरिक्स को। ठीक है। वाक्य यंत्र किसको कहा जाता है, लैरिक्स को क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र या लैरिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो निमोनिया में फेफड़ा ही प्रभावित होता है, लंग्स जो है हमारा वो प्रभावित होता है। ठीक है। चलिए अब हम रुधिर परिसंचरण तंत्र से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसको देखते हैं कि रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। रुधिर यानी कि ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह, जैसे देखिए हिंदी से दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि शब्दों का कैसे वो निर्माण करते हैं। तो रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार जो किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी गया है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का को आविष्कार, रुधिर समूह प्रणाली का, सॉरी, ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है। तो दोस्तों एक वयस्क जो एडल्ट ह्यूमन है उनके शरीर में 5 लीटर अप्रोक्स क्या होता है, 5-5.5 लीटर ब्लड होता है। तो 5 लीटर यहाँ पर ऑप्शन है, तो 5 लीटर ब्लड होता है एक वयस्क मानव के शरीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु डैश दिन की होती है, यानी कि आरबीसी जो है, रेड ब्लड कार्पसल्स जिसको कहते हैं, आरबीसी। ठीक है। उसका जो आयु होता है दोस्तों वो 120 दिन होता है। आरबीसी का क्या होता है, 120 दिन उसका आयु होता है आरबीसी का। ठीक है दोस्तों।
अगला है दोस्तों कि रुधिर में आरएच घटक, ठीक है, की खोज निम्नलिखित में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी? तो बंदर के आधार पर ही आरएच फैक्टर की खोज हुई थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है कि रुधिर के आरएच फैक्टर की खोज निम्नलिखित में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई है? तो बंदर से ही आरएच फैक्टर की खोज हुई थी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? ब्लड का को ये कलरफुल कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है? लोहा यानी आयरन पाया जाता है, ठीक है, आयरन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑब्वियसली फिर वही प्रश्न आ गया सेम कि हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? खून लाल रंग का होता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि रुधिर का यानी कि ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आप जवाब देंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण ही खून जो होता है, ब्लड जो होता है वो लाल रंग का होता है। और उसमें उसकी मदद कौन करता है? तो आयरन करता है, लोहा करता है उसकी मदद। चलिए, किस रुधिर समूह यानी कौन सा ब्लड ग्रुप व्यक्ति के सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो किसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? डोनर मतलब क्या है? ऐसा ब्लड ग्रुप वो है जो सबको खून दे सकता है, ठीक है, सबको खून दे सकता है। नहीं, वो को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है, दान करने वाला, ये सबको दान कर सकता है। उसी प्रकार ए बी जो होता है ये रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर, ये सबसे ले सकता है। तो वो दान करने वाला और ए बी ग्रहण करने वाला सबसे, ठीक है, और ये सबको दान करने वाला और सबसे लेने वाला, ठीक है। तो सार्वत्रिक यहाँ पर चूंकि दाता है, देने वाला, तो वो ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप वो किसी को भी खून दे सकता है, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक प्रापक है? वही हमने बात की थी, ए बी जो होता है वो सार्वत्रिक प्रापक है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर है, जो सबसे रिसीव कर सकता है, किसी का भी खून इसको चढ़ाया जा सकता है। अगला है दोस्तों कि लाल रुधिर कोशिकाएं डैश में नष्ट हो जाती है, तो प्लीहा में, स्प्लीन में जाके क्या होता है? आरबीसी नष्ट हो जाती है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है? स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाती है। आरबीसी क्या है? स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाती है। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम, ठीक है दोस्तों, मानव हृदय का वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया था? ब्लड सर्कुलेशन का जो ये हुआ था, पूरा ये जो सर्कुलेट करता है ब्लड, उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। और ब्लड ग्रुप पूछेगा दोस्तों तब बताइएगा लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर बताइएगा कब? जब ब्लड ग्रुप पूछेगा। और जब रुधिर परिसंचरण पूछेगा तो आप बताइएगा विलियम हार्वे, ठीक है दोस्तों। किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन कितना होता है? ठीक है, तो लगभग 70 जो है कि एवरेज है, जितना हार्ट बीट 1 मिनट में 70 बार चलता है, ये एवरेज है। कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। एथलीट्स का माना जाता है कि 60 के आसपास तक होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ज्यादा बार हार्ट अगर आपका चले तो वो अच्छा माना, नहीं, ज्यादा बार हार्ट चलना वो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपका जैसे 90 से ऊपर है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, 100 है तो और बुरा माना जाता है। तो 70 क्या है कि एवरेज है, ठीक है। और एथलीट जिनको सांस पर ज्यादा कंट्रोल रहता है तो उनका 60 तक भी हृदय स्पंदन रहता है। तो 70 हमारा क्या है? हार्ट बीट का एक एवरेज है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो रुधिर बिंबाणु। रुधिर बिंबाणु क्या है? वो रुधिर यानी कि रक्त का थक्का जमने के लिए ये क्या है? रुधिर बिंबाणु का होना जरूरी है, ठीक है। अगला, लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती है कहां पर? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? कोई पूछेगा तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता है, यानी किसमें ब्लड नहीं होता है पर वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? इसमें ब्लड नहीं होता है। हाइड्रा में ब्लड क्या होता है? नहीं होता है, लेकिन क्या यह श्वसन करता है, यानी कि श्वसन ये करता है हाइड्रा।
भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। भुजाओं और पैरों में ब्लड जो है गुरुत्व, देखिए गुरुत्व बल क्या करता है, नीचे की तरफ किसी चीज को खींचता है, ठीक है, तो गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है, ठीक है। देखिए भुजाओं में क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना पड़ता है तो इसके अगेंस्ट होता है, वापसी प्रवाह को भी क्या, अगला प्रश्न है दोस्तों कि असंगत को चुनना है। इंसीजर, कैनन, मोलर और हड्डी। दोस्तों ये तीनों जो है वो दांत के प्रकार है और हड्डी उससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको ओड मैन आउट के तहत इसको अलग, दोस्तों इसको अलग किया गया, ठीक है। हड्डी क्या है, इसका इस ऑप्शन के लिए फिट क्या है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंसीजर, कैनन, मोलर और प्री मोलर क्या होते हैं, वो दांत के प्रकार होते हैं, लेकिन हड्डी इससे बिल्कुल क्या है, अलग है, ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, तो फीमर। दोस्तों जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, ठीक है, और ये सबसे बड़ी हड्डी भी मानी जाती है। अगला दोस्तों है कि ग्रीवा कशेरुकी, ठीक है, ये कहाँ उपस्थित होता है, तो गला में। ग्रीवा कशेरुक कहाँ उपस्थित होता है, गले में यह उपस्थित होता है। मानव की हड्डी फिबुला कहाँ पाई जाती है, तो फिबुला पैरों में पाई जाती है। मानव की हड्डी फिबुला जो है, देखिए फीमर जांघ में और फिबुला पैरों में पाई जाती है। फीमर कहाँ, जांघ में, और फिबुला पैरों में। कान की फिर पूछेगा तो स्टेपी क्या है, वो कान की हड्डी है, और पैरों की क्या है, फिबुला, पैरों की फिबुला, जांघ की फीमर। अगला है कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है, तो 24 पसलियां मानव शरीर में होती है। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है, 24 पसलियां मानव शरीर में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है, ठीक है, तो गलफड़े से सहयोग नहीं मिलता है, तो हमने अभी अभी बताया कि जब नहीं वाला प्रश्न हो तो बाकी को जरूर देख लिया कीजिएगा। तो तैराकी में किससे सहयोग मिलता है, तो मीन पक्ष यानी फ्लिपर्स से, जालीपाद वेब्ड फीट से भी मदद मिलता है, और वायु आशय यानी एयर ब्लैडर से भी क्या होता है, मदद मिलता है तैराकी में। तैराकी में फ्लिपर्स, वेब्ड फीट और एयर ब्लैडर तीनों से मदद मिलता है, लेकिन गलफड़े से, इसमें चूंकि गलफड़ा तो सांस लेने के काम आता है, लेकिन तैराकी में मेनली इसका तीनों का यूज है और इसमें कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि ह्यूमरस हड्डी, ह्यूमरस बोन जो होता है वो कहाँ होता है, तो ऊपरी भुजा में क्या होता है, ह्यूमरस बोन पाया जाता है ऊपरी भुजा में, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 का दोस्तों यह अंतिम प्रश्न है कि लंबी हड्डी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता है, तो गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना यह लंबी हड्डियों के द्वारा किया गया कार्य नहीं है। गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना ये छोटी हड्डियों का काम है, ठीक है। बाकी सभी में क्या होता है, लंबी हड्डियों का काम होता है, जैसे पैरों की संरचना भी लंबी हड्डी से होता है, ठीक है, लेकिन गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना जो है वो लंबी हड्डियों के द्वारा यह कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों यह 100 प्रश्न पूरे हुए। वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था 50 प्रश्न और इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न देखे हैं। ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों वो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी जीडी, इन सब में क्या है, काफी महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप सतीश सर के वीडियोज यूट्यूब चैनल और सतीश सर के वीडियोज फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह बिल्कुल ही निःशुल्क है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।